सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा काजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। इसीलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में एक बार फिर बैकडोर राबितों की खबरें गर्म हैं। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में सियासी बहन भाई का रिश्ता तो ना चल सका, अब मरियम औरंगजेब और साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के दरमियान मुलाकात से अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में बिगड़ी बात बन जाए। सियासी पंडित इस नई मुतवक्के प्रेम कहानी को मौलाना के लिए खतरे की घंटी करार दे रहे हैं, क्योंकि माजी में दोनों पार्टियों ने मिलकर मौलाना के साथ जो हाथ किया था वो इन्हें हरगिज नहीं भूला होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर हुकूमत के साथ मिल बैठने पर नून लीग से भी नाराजगी का इजहार किया था और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी वो सख्त बयान दाग चुके हैं। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी में बैकडोर राबितों पर मौलाना का रद्द अमल क्या होगा? क्या पीडीएम में नून लीग की बात बनी रहेगी? इस सवाल का जवाब तो बाद में पता चलेगा। फिलवक्त नून लीग को एक के बाद एक बहरान का सामना है। बयान से लेकर बयानिए तक, नून से शीन निकलने की बातों से लेकर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो तक, नून लीग मुश्किलात का शिकार दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि मुश्किल की इस घड़ी में पार्टी के बड़े एक पेज पर नहीं, अब तो इसका एतराफ खुद मरियम नवाज की जुबान पर भी आ गया है, जिनका कहना है कि उनकी और हमजा की सोच मुख्तलिफ है। सवाल यह है कि जब पार्टी क़यादत की सोच एक नहीं, बयानिया एक नहीं, तो पार्टी एक कैसे रह सकती है? कल शहबाज शरीफ कराची वर्कर्स कन्वेंशन में नारे मार रहे थे कि 2023 के इंतखाबात में पीटीआई को दफन कर देंगे, लेकिन सवाल तो नून लीग के अंदर इख्तलाफात का है जिसे कोई भी दफन करने को तैयार नहीं। ख्वाजा आसिफ जैसे रहनुमा खबरदार कर रहे हैं कि क़यादत का फुकदान पार्टी को इंतखाबात में बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। शेख रशीद की पेशगोई है कि नून लीग में से 2 नहीं 3 ग्रुप निकलेंगे। तीसरे ग्रुप से शेख रशीद की मुराद कौन है और क्या नून लीग की क़यादत इस बात का इदराक करेगी? मुज़ाहमत और मुफाहमत में से पार्टी कौन से बयानी का इंतखाब करेगी? नून लीग की सियासत का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? इसी पर बात करेंगे बाबर डोगर और गुलाम मुर्तज़ा से। बाबर डोगर, पहली चीज़ तो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब सबके सामने जो इतराफ़ कर रहे हैं कि पार्टी में यानी क़यादत में इख्तलाफात है, वर्कर्स में नहीं, तो ये एक अजीब बात नहीं है कि पहली दफ़ा सबके सामने इतराफ़ करना? तो फिर झूठ क्यों बोला जाता है मरियम साहबा की तरफ से, नहीं कोई नहीं, ऐसी बातें हो रही हैं? उसामा साहब, ये जितना मर्जी कह लें कि कोई नहीं, ऐसी बातें नहीं है। जिस तरह से आज जो साहिवाल डिवीज़न की मीटिंग थी उसमें बड़े तरले मिन्नतें करके, बड़ी रिक्वेस्ट करके हमजा को वहाँ पर बुलवाया गया और वहाँ पर बैठाया गया, हालांकि वो बैठने को तैयार नहीं थे। और उसके बाद ये है कि उन्होंने जो कहा आगे जनूबी पंजाब का दौरा भी करना है, तो इसलिए ये था कि चलें मरियम जो है उनको फैसिलिटेट करेंगी, तो मेहरबानी करें एक दफ़ा आ जाएं ताकि ये जो एक तासुर जा रहा है वो तासुर थोड़ा सा ज़ाहिर हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नून लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, सिर्फ फॉर्मली अनाउंसमेंट करना बाकी है। अच्छा। सिर्फ एक फैक्टर जो दोनों को इकट्ठा करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से दोनों अभी तक इकट्ठे हैं, वो है नवाज शरीफ। अच्छा। कि शहबाज शरीफ जो हैं वो नहीं चाहते कि वो अपने भाई को इस तरह से नाराज़ करें। अच्छा। अदरवाइज़ मरियम के साथ चलना शहबाज शरीफ के लिए मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। इवन मुस्लिम लीग नून की जो मेन एक कैटेगरी की लीडरशिप है, ख्वाजा आसिफ सर सबके सामने कह रहे हैं, उनको नहीं पता हर तरफ बयान छपेगा, या सादिक किस का आप नाम लेंगे? सर मजबूर हुए हैं वो, क्यों ये बात उन्होंने ओपन की है? कारकुनों के सामने करने की क्या जरूरत थी? क्यों ये किया उन्होंने? सर असल बात ये है कि कारकुन में मायूसी फैल रही है, 2 बयानिए दिए जा रहे हैं। एक तरफ मरियम ये कहती है कि वो फैसला गलत था, वो एक गुनाह था आर्मी चीफ को सपोर्ट करना। अच्छा, ये जो आपने बात की है। दूसरी तरफ हमजा शहबाज ये कह रहे हैं कि जनाब वो हम सबका मुश्तरका मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूं ये मफाद में था ये फैसला। ठीक, ये जाननात का जिक्र किया है मरियम साहबा के और हमजा शहबाज के, उस हवाले से हम आपको दिखाते हैं कि दोनों क्या कहते रहे हैं, ज़रा देखिए। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपने सुना क़यादत के झगड़े हैं, हमने दिखा भी दिए हैं। हमजा कह रहे हैं जी क़यादत का फैसला था एक्सटेंशन का, मरियम उसको गुनाह कहती हैं, और क्या सबूत चाहिए? फिर कहेंगे नहीं जी हमारे तो दरमियान इख्तलाफ ही कोई नहीं है, ये तो ख्वाहिश है जनाब लोगों की। जितना मर्ज़ी छुपा लें और जैसे मर्ज़ी ये कह लें कि इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ मौजूद है।
और हकीकी तौर पे इनको ख़ुद भी एहसास है। और इस वक्त जिस तरह का वाज़े तौर पे ये लकीर आई है, इससे पहले कई दफ़ा इख्तलाफात सामने आए हैं, लेकिन कोई ना कोई शख्सियत ऐसी होती थी, कभी पहले मियाँ शरीफ होते थे, फिर उनकी मिसेज़ होती थी वालदा साहबा मियाँ नवाज शरीफ की और मियाँ शहबाज शरीफ की, वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती थी। अब मेरा ख्याल है कोई ऐसी घर में भी शख्सियत ऐसी नहीं है। फिर मियाँ अब्बास शरीफ थे, वो भी इस हवाले से दोनों भाई उनकी बात मानते थे। अब सूरत हाल जो है वो शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा ताबेदार तो हैं अपने भाई के, वो इस हवाले से ख़ुद कदम ना उठा सकते हैं, ना उनके सामने नवाज शरीफ साहब के सामने कोई बात इस तरह की कर सकते हैं। उन्होंने भर के ये ज़रूर कर दिया है कि मरकज़ी लीडरशिप के अंदर ये बात कूट कूट कर भर दी है कि लंदन में जब जाएंगे सब खुल के बात करेंगे। अच्छा। और यही बातें जो ख्वाजा आसफ ने की हैं, यही बातें बाकी रहनुमा भी वहाँ लंदन में करेंगे, उनके सामने होंगी। और फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि मियाँ नवाज शरीफ का क्या फ़ैसला है, क्या वो उस फैसले को मानते हैं, अवामी पॉलिटिक्स की बात जो है उसको मान रहे हैं, काम को इज़्ज़त दो के बयानियाँ उसको लेके चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते हैं। ये 2-3 सवाल वहाँ पे डिसाइड होंगे। और इस डिसीजन के बाद आप ये देखेंगे कि अगर शहबाज शरीफ अपने भाई के सामने खड़े ना हो सके, बात प्रिंसिपली ना कर सके, शायद वो कुछ वक्त के लिए ये अनाउंसमेंट करने के मैं सियासत से बाहर चला जाता हूँ। अच्छा। मैं सियासत ही नहीं करता। और ये कभी इम्कान है कि अगर उनकी बात ना सुनी गई और वो ये बातें खुद नहीं करेंगे। अच्छा। उनके अंदर ये बात नहीं है, ये ख़ानदानी तौर पे वो खुद बात नहीं करेंगे, वो इधर उधर से ही बात करवाएंगे। ख्वाजा आसफ साहब ने कह दी है, एहसन इकबाल साहब कह देंगे, या सादिक साहब कह देंगे, इस तरह के और बाकी मरकज़ी रहनुमा राना तनवीर साहब कह देंगे। तो ये सारी बातें उनकी जानिब से कही जाएंगी। ये अब डू एंड डाई का मरहला है। और ये बात कहना कि अगर कोई आपस में ये कहते हैं, मरियम साहबा कहती हैं या हमजा साहब कहते हैं कि हमारे अंदर इख्तलाफ नहीं है, तो इख्तलाफ तो शदीद तरीन है। और सिर्फ आपने जो बात की कि उसकी अनाउंसमेंट का जो है वो ऐलान अभी बाकी है, बाकी को कसर रह नहीं गई है। और इतनी कन्फ्यूजन अपनी पार्टी में इन्होंने फैला दी है कि अच्छी खासी जो अवामी हमायत थी, लोगों का इनकी तरफ टिल्ट होना था, लोग इसी मखमसे में सोचो विचार में है कि वो किस तरफ जाएं। लेकिन और इतनी देर में आप ये देख रहे हैं कि वो गुनाह की वीडियोस भी आनी शुरू हो गई हैं, गुनाहों की वीडियोस आ रही हैं। अब गुनाह पता नहीं वो किसको गुनाह कहती हैं, असल गुनाहों की वीडियोस आनी शुरू हो गई हैं। जी जी। और वो तो अब सोचा ये जा रहा था कि शायद कुछ मरियम साहब ने कोई वीडियो लेकर आनी थी, लेकिन वो वीडियो कोई और ही आ गई है। अच्छा बाबर डोगर साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम 2023 में पीटीआई को दफन कर देंगे। ये अपने इख्तलाफात तो दफन नहीं कर पा रहे। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब बहुत समझदार आदमी है, ऐसे ही नहीं उन्होंने ये सब बातें कर दी, उन्होंने खरी खरी सुना दी हैं। तो ये तो बात बहुत आगे तक बढ़ गई। आखिरकार मरियम साहबा को भी ये कहना पड़ा। पहली दफ़ा शायद वो कह रही है कि जी मेरी और हमजा की सोच ही एक नहीं है, यानी इसका मतलब है वो कह रही है कि एक की चलेगी, हमजा तुम खामोश हो जाओ। क्योंकि हमजा ने अब बयान दिया है कि जी वो बिल्कुल क़यादत का फैसला था और कौमी मफाद में था, यानी उसको ना सिर्फ ये कि जायज़ करार दे रहे हैं, मरियम साहब ने तो गुनाह कहा, जायज़ नहीं कौमी मफाद में था। तो ये अब किस तरह शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हम दफन कर देंगे पीटीआई को। उसामा साहब एक चीज़ को आप समझिए, एक चीज़ को आप समझ लें कि ये बयानिए की लड़ाई नहीं है, ये बयानिया घड़ा गया है। असल लड़ाई विरासत की लड़ाई है। मैं कह रहा हूँ कि ये एक ही बयानिए पे सारे आ जाएं। इवन देन तब भी मरियम को शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर कबूल नहीं है। मैं आपसे बेट लगा के कहता हूं कि चलें ठीक है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के बयानिए पे खड़ा हो जाता है और बयानिया एक हो जाता है, उसके बाद अगला इलेक्शन आ जाता है, उस बयानिए में एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए में शहबाज शरीफ जीत जाता है, तो मरियम उसको फिर भी प्राइम मिनिस्टर, मरियम और नवाज शरीफ सबसे बड़ी रुकावट जो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए होगी वो मरियम होगी। उन्होंने कहा नहीं तो कि अगर पार्टी मैं आपसे एक चीज तो क्लियर है कि ये विरासत की लड़ाई है। शहबाज मरियम ये समझती हैं कि वोट बैंक नवाज शरीफ का है और उसकी वारिस मैं हूँ, और अगर अगले इलेक्शन में कोई चांस मिलना है तो या नवाज शरीफ को मिले या मुझे मिले। तो शहबाज शरीफ को वो किसी सूरत में ये नहीं चाहती कि अगले इलेक्शन में शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने। वो खुद नहीं लड़ सकते, फिर भी कबूल नहीं है सर। नहीं कबूल, नहीं कबूल, नहीं कबूल। मैं आपको कह रहा हूँ कि मरियम को शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं कबूल, ना हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर पंजाब कबूल है।
वो ये समझती हैं कि अगर एक दफ़ा ये इक़्तिदार में आ गए तो ये पार्टी मुझसे छीन के ले जाएंगे। देखिए शहबाज शरीफ के जानशीन है हमजा शहबाज, ठीक है, और मैं इतना जानता हूँ कि 2013 में जब मरियम ने सियासत में कदम रखा उस वक्त जो उसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई, जो सबसे ज़्यादा मुखालफत की, वो हमजा शहबाज ने की। उसकी वजह ये थी कि नवाज शरीफ खुद हमजा शहबाज को ये कह चुके हुए थे कि ये मेरा सियासी जानशीन है। बिल्कुल सही। उसके बाद जो मरियम आगे बढ़ती गई, हमजा शहबाज की पॉलिटिकल स्पेस कम होती गई, तो 2018 के इलेक्शन में भी चीज़ें आपके सामने खुल के आ गई। तो अब 2023 के इलेक्शन में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये आप अलग-अलग हो जाएंगे, ये दो पार्टियां बन जाएंगे। अब जिस तरह गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा, लंदन में जो लोग जा रहे हैं वो खुल के बात करेंगे, सही ठोक के बात करेंगे, मियाँ साहब आपकी बेटी अगर सियासत में रही तो नून लीग टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। नून लीग का कोई वजूद नहीं है, ये नून लीग के अंदर बातें हो रही हैं। अच्छा, अब शेख रशीद साहब पेशगोइयों के हवाले से मशहूर है, उन्होंने तो अब 2 नहीं, वो कहते हैं 2 का तो मैं काफी कह रहा था, वो 3 ग्रुप्स की बात कर रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब। तो ये सब बातें शुरू की थी ज़ुबैर साहब ने, मुझे अच्छी तरह याद है कुछ अर्सा पहले पहली दफ़ा अगर किसी लीडर ने इतराफ़ किया कि जी इख्तलाफात हैं, बयानिए हैं 2, ये उनके अल्फाज थे, टीवी पर उन्होंने कहा, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, जो कि तर्जुमान है नवाज शरीफ साहब के और मरीम साहबा के, उन्होंने कहा जी बयानिए हैं 2, यानी इख्तलाफात ये सारी लीडरशिप मान रही है। अब यानी आकर मरीम साहबा को भी मानना पड़ गया है। तो क्या शेख रशीद साहब सही कह रहे हैं कि अब ये 2 से आगे काम चला गया है, तो ये तीसरा ग्रुप कौन हो जाएगा? देखिए, तर्जमानी तो उनकी ख़त्म होने वाली है आइंदा चंद रोज़ में, और शोकाज भी होने वाला है उनको, फिर तर्जमानी से भी बाहर हो जाएंगे, तर्जमान को और जो है उसको रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि 3 जो चीज़ें बात की जा रही हैं उसमें शायद जो शेख रशीद साहब हैं वो ये कह रहे हों कि एक चौधरी निसार साहब होंगे, वो अपने साथ 5-10 लोग मिला लेंगे और पाकिस्तान नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के जो लोग हैं 5-7-10 उनके साथ चल पड़ेंगे, और फिर ये ग्रुप होगा, एक शहबाज शरीफ साहब होंगे, एक नवाज शरीफ साहब होंगे। तो इस तरह से वो उन्होंने कहा कि 2-3 ग्रुप्स में तकसीम हो जाएगी। वाज़े तौर पे तो 2 ही चीज़ें सामने नज़र आती हैं, एक शहबाज शरीफ और एक नवाज शरीफ। एक जो मारूजी हालात हैं, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, जो पाकिस्तान का माहौल है उसके मुताबिक, और जो पाकिस्तान में जिस तरह की जमहूरियत चल रही है उसमें आज यानी कि जो सूरत हाल है आज की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें फ़िट जो है ना वो 100% फ़िट वो शहबाज शरीफ हैं, उनके हवारी हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने जेलें भी काट ली हैं, उन्होंने केस भी भुगत लिए हैं, तारीखें भी भुगत ली हैं, और वोट बैंक भी जो बार बार वो कह रहे हैं कि ईमानदाराना इलेक्शन हो, शफाफ इलेक्शन हो, तो आज जिसकी बात भी की है उन्होंने कहा जी मैं गारंटी कराता हूँ, शेख रशीद साहब ने कहा कि इलेक्शन साफ़ शफाफ होंगे। तो ये एक बड़ा उनका ये सवाल है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कि साफ़ शफाफ इंतखाबात हों। इसमें भी वो एक बात कह रहे हैं तमाम अदारों को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खान साहब को, कि हमारा और कोई मुतालबा नहीं है, इसमें इलेक्शन साफ़ शफाफ होने चाहिए। तो अब उनको इन वफाकी वज़ीर जो है वज़ीर दाखिला वो इसकी करा रहे हैं यकीन दहानी कि साफ़ शफाफ इलेक्शन होंगे। तो मरूज़ी हालात के मुताबिक अगर कोई शख्स ये कहता है कि वो नवाज़ शरीफ का बयानिया लेकर और मरीम नवाज़ का बयानिया लेकर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर रहा है, वो अहमकों की जन्नत में रहता है। वो जितनी पॉलिटिक्स कर रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ये कहें कि रहम की अपीलों के ऊपर पॉलिटिक्स कर रही हैं। अच्छा। वो कोई ट्रूली एक लीडरशिप नहीं है। अच्छा। लीडरशिप होती है रिस्पॉन्सिबल, लीडरशिप होती है ज़िम्मेदार, लीडरशिप में होती है हुब्बुल वतनी, लीडरशिप में और बहुत क्वालिटीज़ होती हैं। वो बर्दाश्त करता है, तहम्मुल से काम लेता है। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट्स कब से टूट रही हैं, आप ये अंदाज़ा लगाएं ना, कब से उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई चल रही थी। उन्होंने जो वोट को इज्जत दो का बयानिया कब अपनाया, 2018 में। ठीक है, तो ये अगर इस तरह की बातें वो पहले दिन, ये तो आज इलेक्शन में, आज अभी इलेक्शन भी नहीं जीता किसी जगह से, आज ये मेंबर कौमी असम्बली भी नहीं है, मेंबर सूबाई असम्बली भी नहीं है, और अभी से तोड़ दो, मार दो, जला दो, गिराव कर दो, ये इस तरह की पॉलिटिक्स
ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं है। बिल्कुल ये सही। पाकिस्तान की, अच्छा। देखें आईने पाकिस्तान ठीक है जी, कि आईने पाकिस्तान की रूह के मुताबिक जमहूरियत जो है बिल्कुल, और मुल्क ये में वो चाहिए जो और चली चाहिए। पाकिस्तान ना खपे का क्या जो नारा लगाएंगे उनकी तरफ अगर जाएंगे तो फिर तो पाकिस्तान की वो पॉलिटिक्स नहीं कहलाई जा सकती। बाबू डोगर साहब, शॉर्ट कमेंट। अब देखिए, अभी ब्रेकिंग ये चल रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब, सलमान शहबाज, उनके असासे जो मुंजमद थे वो बहाल करने का अदालत ने भी कह दिया है। तो उनके असासे बहाल हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के नीलाम हो रहे हैं, गुलाम मुर्तज़ा साहब भी कह रहे हैं जी जो सबसे मजबूत ग्रुप होगा वो शहबाज शरीफ का होगा। तो इसका मतलब है कि पीछे अब कोई नहीं हटने वाला, ना शहबाज ना नवाज। देखिए, नैब ने एसेट रिकवरी के हवाले से एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया हुआ था शहबाज शरीफ पे लंदन कोर्ट में, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया कि जी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई जो इल्ज़ाम था वो साबित नहीं हुआ उनके खिलाफ कि जनाब ये बाहर से पैसा लॉन्डर करके पाकिस्तान लाते रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देख लें कि नवाज शरीफ पहले भी उनकी ज़मीन जो थी वो जनाब नीलाम हुई, या फिर उनकी प्रॉपर्टी जो है नीलामी के लिए भेज दी गई है। तो एक चीज़ तो क्लियर है उसामा साहब जी कि अगले इलेक्शन में जो शरीफ ख़ानदान के एलिजिबल लोग हैं, जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो अगले इलेक्शन में पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पार्टी को आगे लेके जा सकते हैं, वो शहबाज शरीफ हैं और हमजा शहबाज हैं। अच्छा। ना मरियम है ना नवाज शरीफ है। चलिए, तो बजाय इसके कि इनको मौका दें मरियम कि वो आगे जाएं और इलेक्शन लड़ें और उसके बाद पार्टी को आगे लेके जाएं, इक़्तिदार में लेके जाएं, ये उनकी टांगे खींच रही हैं। मैं तो यही कहूँगा कि मरियम उनकी टांगे खींच रही हैं, क्योंकि इनको ये बर्दाश्त है कि पार्टी आ जाए, ये बर्दाश्त नहीं कि शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज जो इक़्तिदार में आ जाए। उन्होंने इस तरह कह दिया कि हमजा बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसके लिए दुआ गो हूँ, लेकिन हमारे ख़ानदान का, हमारी पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ है। वही बात कि नवाज शरीफ सरबराह का मतलब है कि आगे फिर उसके बाद मैं ही हूँ। लेकिन अब ये कौन कर रहा है? नून लीग और पीपल्स पार्टी के रास्ते बिल्कुल जुदा हो गए थे और बड़े शदीद इख्तलाफात हो गए थे कि इस्टेब्लिशमेंट का खून किस में शामिल है, ये बातें होने लग गई थी। यानी ऐसे जुमले बोले गए थे कि शायद माजी में भी बड़े इख्तलाफात होने के बावजूद, यानी पेट काटना वो तो चल करप्शन है, लेकिन एक दूसरे पर बुनियादी इल्ज़ामात कि वो कौन सी पार्टी है जो जनाब इस्टेब्लिशमेंट का खून है, वो फ़लाँ साथ मिल गए, ये हो रहा था। लेकिन अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बैकडोर राब्ते किए हैं और खुर्शीद शाह साहब से मुलाकात की है सक्खर सेंट्रल जेल में। गुलाम मुर्तज़ा साहब, कितनी अहम है आपकी नज़र में ये मुलाकात, और क्या होगा? फजलुर रहमान साहब से पूछ कर हो रही है मुलाकात? देखिए, अभी जो इनिशियल राब्ते हैं ये, और अभी वो वाली सूरत हाल नहीं है। इससे पहले भी एक राब्ता हुआ था और उसके बाद ये दूसरा राब्ता है। लेकिन क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो उन्होंने बड़ी हार्ड लाइन ली थी, उन्होंने जो बात बिलावल के हवाले से की थी, पीपल्स पार्टी के हवाले से की थी, तो पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से गम, गुस्सा, इश्ताल था कि मौलाना जो डील बिलावल को मिली है वो हमें भी ऑफर हुई थी, हमने इनकार किया जी। वो इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बातें की थी बिलावल को भी, और उनके वालिद साहब के हवाले से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था कि स्टैब्ड, कि वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। तो इस तरह की बात उन्होंने की थी मौलाना फजल रहमान ने। बिल्कुल। तो जब इस्तीफ़ों के हवाले से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीछे हटी थी, तो अभी ये पार्लिमानी पॉलिटिक्स, ये एक बात आप जो है हमारे नाजरीन के लिए कि ये पार्लिमानी पॉलिटिक्स के लिए बातचीत हो रही है, ये अभी पीडीएम के लिए बातचीत नहीं हो रही है कि जो भी पार्लियामेंट में कोई बिल आएगा, पार्लियामेंट में कोई कानून साजी होगी, तो उसके ऊपर जो एक दूसरे के साथ मिल के मौक़िफ़ अपनाना, कमेटीज़ में एक दूसरे के साथ देना, और ईवीएम के हवाले से कमेटी क्योंकि बन रही है तो उसमें अपना आउटपुट खट्टे देना, तो ये इस तरह की बातें अभी इनिशियल स्टेजेस पे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की बात अभी हो रही है। अभी पीडीएम और एहतजाज की बात इस लेवल पे जो है वो नहीं हो रही। ठीक। अच्छा बाबू डोगर साहब, आपको क्या लगता है कि ये आगे चलकर दोबारा कोई पीडीएम की तरफ आ सकती है सूरत हाल, या यहीं पर ख़त्म हो जाएगी? देखिए उसामा साहब, खुर्शीद शाह साहब जो हैं पे पार्टी में उनका एक मुकाम है, बिलावल उनका बड़ा रिगार्ड करते हैं, बल्कि उन्होंने एक मौका पर तो ये भी कहा था कि आज भी अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ही हैं, मैं नहीं हूँ, बल्कि वही खुर्शीद शाह जो है वही अपोजिशन लीडर हैं, और उनकी बात मानते भी हैं बिलावल, पार्टी में उनकी रिस्पेक्ट भी है, और बिलावल ये समझते हैं कि उन पर जो केसेस हैं वो उस पर बड़ा जुल्म किया जा रहा है। तो मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि ये जब भी एक दूसरे के करीब होंगे तो उसमें नैब का बड़ा रोल होगा,
जहाँ भी नैब जब भी इन पे हाथ डालेगी या जो भी जब भी नैब इनको सताएगी या जिसको भी सताएगी, अल्टीमेटली ये पार्टियाँ एक दूसरे के करीब आएंगी। वही हुआ है। खुर्शीद शाह जो है उन पर केसेस चल रहे हैं जो, और नून लीग में से बहुत सारे लोगों के खुर्शीद शाह के साथ रबते भी हैं। मैं उनमें राना सना का रबता खुर्शीद शाह के साथ है। राना सना ये समझते हैं कि खुर्शीद शाह जो है उनके साथ ज्यादती की जा रही है और उनको गलत बंद किया हुआ है। अच्छा। और राना सना भी इससे पहले कुछ मिल चुके हैं खुर्शीद शाह से, और अब मरियम नवाज़ को भेजा गया है। तो मैं गुलाम मुर्तज़ा साहब की इस बात से तो मैं बिल्कुल इत्फाक करता हूँ कि ये इनफैक्ट पार्लियामेंट में एक दूसरे के करीब आने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। और जो खुर्शीद शाह के साथ मीटिंग की गई है, ये उसी की एक कड़ी है कि पार्लियामेंट में जो चीज़ें होने जा रही हैं, चेयरमैन नैब के वाले से जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ रहा है, इसके साथ साथ जी और उसके साथ साथ इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के में जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं, तो इस सारे सिनेरियो को अगर आप सामने रखें तो इस वक्त सबसे अहम ज़रूरी है कि पार्टी और PMLN पार्लियामेंट में एक दूसरे के करीब हों और एक जैसी स्ट्रेटजी लेके आगे चलें। तो ये इसी हवाले से अगर आप कहें कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं कि ये पार्टियां एक दूसरे के करीब आनी चाहिए और आगे मिल के चलने की कोई स्ट्रेटजी जो है वो तैयार की जा रही है। फिलहाल PDM वाला जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं मुझे लग रहा कि वो एक्टिव होगा। तो इसका मतलब पार्लियामेंट में अगर इकट्ठे होना है तो फजलुर रहमान साहब तो पार्लियामेंट का कुछ नहीं चाहते। गुलाम रज़ा साहब वो तो कहते हैं कि ये सब जाली है, वो तो इस पर एतराज़ करेंगे। फिर पार्लियामेंट में नहीं, इतराज़ उनका नहीं होगा। अगर इतराज़ होता तो मौलाना असदुर रहमान जो उनके बेटे हैं या बाकी जो UAF के लोग हैं उनको वो कहते हैं कि वो रिजाइन कर दें। कमेटी बनाई है, वो भी पार्लियामेंट में नाराज हुए थे ना कि इजाज़त के बाद कैसे चलेगा। ठीक, अच्छा सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है क्योंकि न्यूज़ अपडेट्स हैं, हम ऊपर नहीं जा सकते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या वाकई कराची की सुनी गई है। इमरान खान साहब बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं कराची के बारे में। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। कराची की बहुत बात की तहरीक इंसाफ ने, बड़ा दबाव भी था तहरीक इंसाफ पर कि वहाँ पर इनको पहली दफ़ा इतना ज़्यादा मैंडेट मिला है और इससे पहले दिहाइयों तक MQM का वहाँ राज रहा। तो अब तहरीक इंसाफ उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही कराची के लिए। और फिर ये कहा जाता था, तहरीक इंसाफ कहती थी विफाकी हुकूमत है, अब 18वीं तरमीम के बाद सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हम कुछ कर नहीं सकते। और अब भी ये एतराज़ात किए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक बड़ा मनसूबा अब विफाकी हुकूमत कह रही है हम ले आए हैं, कराची सर्कुलर रेलवे का। इसमें ब्रिज पर भी चलेगी ये ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी। इमरान खान साहब ने इसका बाकायदा आगाज़ किया है, इसका संग बुनियाद रखा है और बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड है कराची के लिए। लेकिन क्या ये मंसूबा कहीं डिले तो नहीं हो जाएगा, जिस तरह हमने पहले बस के मंसूबे देखे हैं, मास ट्रांजिट के मंसूबे, कराची सर्कुलर रेलवे का जो हम पहले देखते थे, सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवीन करना पड़ा। तो ये कराची वालों को उम्मीदें तो बड़ी नजर आती हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा आबादी, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा कमा के देने वाला, और दुख की बात यह नज़र आती है कि जी सबसे ज़्यादा अनलिवेबल, यानी जहाँ सबसे ज़्यादा ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है दुनिया में, उन शहरों में कराची जब आ जाए तो दुख होता है। सीवेज का भी मसला है और बहुत से मसाइल हैं। लेकिन बाबर डोगर साहब कि ये बात अब नज़र आ रही जी 207 अरब रुपए की लागत से ये शुरू किया जा रहा है, 16 इसमें स्टेशन होंगे। तो लग रहा है कि इस दफ़ा वाकई हुकूमत काफ़ी सीरियस है और अगर ये हो गया तो यही मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। कम से कम तहरीक इंसाफ दिखा सकेगी कि ये देखिए हमने कराची वालों को ये मनसूबा दिया, चले 5 साल हमने गुजारे तो एक मनसूबा तो हम देकर गए हैं। देखिए उसामा साहब, मैं अभी पढ़ रहा था कि सिंध के गवर्नर इस्माइल जो हैं वो ये कह रहे थे कि जनाब ये सिंध गवर्नमेंट 13 साल से यहाँ पर हुकूमत कर रही है, उसने कुछ नहीं किया, हम ये बना रहे हैं। फाचोई साहब जो थे वो और मुराद सईद साहब जो हैं वो नारे लगा रहे हैं कि जनाब ये PTI का बहुत बड़ा कारनामा है, सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट कह रही है हमने किया, PTI ने कुछ नहीं किया। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आज से कोई 7-8 महीने पहले एक बड़ी अहम मीटिंग हुई कराची में। उस मीटिंग में उस वक़्त के वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी थे, वज़ीर आला सिंध भी थे, उसके अलावा बाकी स्टेक होल्डर्स भी थे। और उसमें यह था कि क्या ये मंसूबा मुकम्मल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस गुलजार जो है उनका डंडा था कि इसको हर सूरत में कंप्लीट करना है। तो उसकी रोशनी में ये मीटिंग की गई और उस मीटिंग में शेख रशीद, वज़ीर आला सिंध
और जो बाकी स्टेक होल्डर थे जी तमाम इस चीज़ पे मुतफिक थे कि जनाब ये मनसूबा मुकम्मल नहीं होना चाहिए और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, एवं तबाही बर्बादी है, तोड़ फोड़ होगी, बेड़ा गर्क होगा और बेतहाशा पैसा दरकार है, तो ये फजूल मनसूबा है। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम सारे मिल के जाते हैं, इनकी PTI, पीपल पार्टी और बाकी स्टेक होल्डर जो हैं वो मिल के चीफ जस्टिस के पास जाते हैं कि जनाब छोड़ें, दफ़ा करें इसको और कुछ और कर लेते हैं, ये मनसूबे को रहने दें। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, क्योंकि वो पुराने कराची के रहने वाले थे, उन्होंने वो पुराना टाइम देखा हुआ था, उनको पता था कि सर्कुलर रोड की अफादियत क्या है और उनको ये भी पता हुआ था कि ये जो सारे इकट्ठे होके आए हैं इनके पीछे इनके मफादात क्या हैं। उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं पता, 1 साल के अंदर अंदर ये मनसूबा कंप्लीट होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। अब इसमें मसला ये कि 11 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर कुछ ओवर पासिस बनने हैं, अंडर पासिस बनने हैं और खासा पैसा चाहिए। अब चूँकि चीफ जस्टिस का डंडा है तो अब ये पॉलिटिकल पार्टी जो है चारों ना चाहते हुए इस मंसूबे को, अवामी वेलफेयर के प्रोजेक्ट को, ये जमहूरी जो हुकूमतें हैं, ये जो जमहूरी पार्टी हैं, ये जो लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, जो लोगों की नुमाइंदा पार्टी हैं, ये अल्टीमेटली इस मंसूबे को मुकम्मल करने जा रही हैं। अदरवाइज मैंने आपसे कहा कि उस मीटिंग में ये कंसेंसस था, आज सारे नारे लगा रहे हैं। PTI कह रही कि जी हम कर रहे हैं, जो पार्टी है वो कह रही जी हम कर रहे हैं, हालांकि कोई भी तैयार नहीं था। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कोई एक भी तैयार नहीं था। अगर जस्टिस गुलजार ना होते तो कराची सर्कुलर का जो मंसूबा था ये कभी मुकम्मल ना होता। और बाकी जो थोड़े बहुत जगह रह गई थी शायद उस पर भी कब्जे हो चुके होते अब तक, पहले तो उन्होंने कब्जे छुड़वाए भी हैं और मजीद वहाँ पर रुक गया काम पिछले 2-3 साल से। गुलाम नज़र साहब, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी ये हो जाता है तो। अभी ये भी कहा जा रहा है कि जी CPEC में भी एक और मनसूबा शायद कोई $3 अरब का वो मंजूर कर लिया है कराची कोस्टल लाइन का, वो भी एक बड़ा एम्बिशियस सा प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। तो फिर चिकवा भी कर रहे हैं गवर्नर साहब के जी बंडल आइलैंड जैसा मंसूबा, वो भी कागजात की नज़र हो जाता है, लड़ाई की नज़र हो जाता है। लेकिन पहली दफ़ा मैंने इमरान खान साहब के मुँह से ये सुना कि जी मुल्क की खातिर चलें, सिंध हुकूमत को और विफाकी हुकूमत को मिलकर काम करना चाहिए, वरना वो तो नाम भी नहीं सुनते थे पीपल्स पार्टी का या उनकी हुकूमत का। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि चलें साथ मिलकर कुछ करें, तो ये बड़ी अच्छी बात है। क्या पीपल्स पार्टी साथ आएगी? क्योंकि अभी तक कहा जा रही 6 अरब रुपया उनकी तरफ से है, बाकी जी विफाकी हुकूमत दे रही है। अभी ये पहला फेज़ है। देखिए, जो KCR है कराची सर्कुलर रेलवे, जी ये बहुत अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि ये हर आने वाली हुकूमत हर साल हर ECC में, हर ECNIC में, हर CDWP में ये मंसूबा आता है, बातचीत होती है और फिर उसके बाद ये खुडे लाइन लग जाता है। ये बड़े अरसे से इसी तरह। और एक मंसूबा रावलपिंडी में है जिसको नाला लई प्रोजेक्ट कहते हैं, वो भी इसी तरह से ही है। वो भी हर 2-4 साल के बाद बड़ा उसका शोर गुगा उठता है, कभी 70 अरब रुपया, कभी 72 अरब रुपया, कभी 50 अरब रुपया, कभी नई लई को जो है वो एक्सपेंशन के नाम पे, कभी लई के इर्द गिर्द तजावज़ात हटाने के नाम पे, और हज़ारों लोगों के घर तबाह बर्बाद, और उसके बाद जो तरक्की वो नदारत कुछ भी नहीं आपको नज़र आ रहा। यही हालत आपको KCR की नज़र आ रही है, कराची सर्कुलर रेलवे की। आप मुझे बताएं, 7 अरब रुपये पर किलोमीटर ये ट्रैक बिछेगा, 207 अरब रुपया है और 29 किलोमीटर का ट्रैक है। माना कि प्रॉपर्टी रेलवे की है, वहाँ जो लैंड है वो रेलवे के पास है और वफाकी महकमे है, वफाक ने उसको चलाना है। क्या कोई मुतबादल इंतज़ाम नहीं हो सकता जो जल्दी हो जाए? और क्या बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे ये ट्रेन ही चलाई जाए? और जितने अंडरपासेस हैं, जितने वहाँ ओवरहेड ब्रिज बनने हैं, इर्द गिर्द की आबादियों पे जहाँ तजावज़ात हैं, कई लोगों ने कब्ज़े कर रखे हैं, बहुत से ऐसे मसाइल का सामना है। तो पहले रेलवे जो है उन तमाम मसाइल को हल करेगा, उन मसाइल के हल करने के बाद फिर टेंडर करेगा, फिर ठेका देगा। 7 अरब रुपये पर किलोमीटर, यानी कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि रावलपिंडी सदर से यहाँ इस्लामाबाद जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है उस तक बनने वाली मेट्रो जो थी वो 25 अरब रुपये में बन गई थी। और ये कितना ट्रैक था? ये 26-27 किलोमीटर का ट्रैक था और बड़ी कामयाबी के साथ जारी है और काफ़ी बहुत ज़्यादा मुसाफिरों को इसकी सहूलत भी है।
और लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो इस तरह की कोई, जिस तरह कराची के साथ पता नहीं क्यों ये जुल्म किया जाता है, हर हुकूमत करती है। लेकिन वो देखिए ना, इस मर्तबा नहीं क्या, तजावुजात का मसला नहीं था, नए सिरे से वो चीज़ एक डिज़ाइन हुई, पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ये तो पहले से मौजूद था। इसमें उस पर इतनी ज़्यादा यानी इंक्रोचमेंट्स हो गई, तबाही का शिकार हो गया, और अब कोई भी दुनिया का बड़ा शहर इसके बगैर चल नहीं सकता, मास ट्रांजिट के बगैर कोई भी दुनिया का बड़ा शहर। देखिए, अंडरग्राउंड मेट्रोज, अंडरग्राउंड रेलवेज पूरी दुनिया में चलती हैं, और यहाँ पे जो जिस तरह से ये सूरत हाल बनाई गई है, अब टोटल ये इलाका कमर्शियल हो चुका है। इर्द गिर्द के इलाके आप ये देखें, जब ये पहले बनी थी उस वक्त इसकी ये कमर्शलाइजेशन नहीं थी। इस वक्त तो इंच इंच इसका कमर्शलाइज किया जा सकता है। इसमें से इतना अरबों रुपया इसमें से खुद गवर्नमेंट कमा सकती है, और बीओटी बेसिस के ऊपर इसको बनाएं, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र करें, किसी बाहर की कंपनी को कह दें कि वो 10 साल टैक्स लेती रहे, वहाँ से टिकटों के पैसे वो लेती रहे। तुर्की की बेशुमार कंपनियाँ इस तरह की फिरती हैं, कहाँ से आप पैसे लगाते फिरेंगे और करेंगे, उनको सिर्फ तजावज़ात हटा के दे दें। ये अगर करना है मनसूबा तो कराची के लोगों की खिदमत होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ तकरीबन कुछ 10 साल से कि हर साल हर ECC में, हर CDWP में और हर ECNEC में ये मनसूबा आता है, इसकी मंजूरी होती है, पैसे कोई नहीं जारी होते, ऐलानात होते हैं। आप निकाल लें, अभी गूगल सर्च करें कि नवाज शरीफ के दौर में, उससे सर्च करें पहले कि पीपल्स पार्टी के दौर में, उससे पहले मुशर्रफ के दौर में, आपको हर जगह KCR का हर जगह खबर मिलेगी, हर दौर में मिलेगी कि आप बना के छोड़ेंगे, आप नहीं, लेकिन वैसे ही छोड़ देते हैं। तो अभी भी तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल है। पता नहीं अब ये बनता है नहीं बनता, या क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा, अब जब भी कोई मंसूबा शुरू होता है उसमें कई रुकावटें आती हैं, कई मसाइल आते हैं, और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ का कोई ट्रैक रिकॉर्ड इस लिहाज से मास ट्रांजिट का कोई बहुत अच्छा नहीं है, जहाँ पर इनकी पूरी तरह से हुकूमत तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आती है, तो वो अल्लाह अल्लाह करके जनाब वहाँ पर हमने देखा मेट्रो चली। लेकिन बाबू डॉक्टर साहब, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जब होती है, मुराद सईद साहब फवाद चौधरी करते हैं, उसमें वो इतना डरा देते हैं कि जी जितनी भी ये मोटरवेज़ बनी हैं, हाईवेज़ बने हैं नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ के दौर में, वो करप्शन की नज़र हुए हैं और उनमें बड़ा पैसा बनाया गया है। हत्ता कि जब मोटरवे भी बन रही थी तो उस वक्त भी इनके एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे थे। तो इस तरह की बातें करके और फिर अगले प्रोजेक्ट्स जब ये ला रहे होते हैं, तो क्या ये कि जी हम जो ला रहे हैं वो शफाफ है, माजी में ये हो गया, उस तरह की बातें करके, तो ये नई आने वाले टेंडर्स वगैरह वो डर नहीं जाता कि जी हमें भी कहीं ना कल को ये बात आ जाए कि जनाब किस तरह से पैसा बनाया गया, क्या किया, अगर अब कहा जाए जी इसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लाएंगे ये जो सारा इन्होंने पैसा बनाया। देखिए उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि इनकी गवर्नमेंट है। अगर रावलपिंडी मेट्रो है, मुल्तान मेट्रो है, लाहौर मेट्रो है, लाहौर ऑरेंज लाइन है, लाहौर सियालकोट मोटरवे है, ये पिछले दौर में यही सारी बड़ी सड़कें बनी हैं, या लाहौर से सखर जो है वो बनी है मोटरवे, तो उसका ऑडिट करवा लें, ऑरेंज लाइन का ऑडिट करवा लें, ये उसकी सब्सिडी क्यों दे रहे हैं और इतना रोला डाल रहे हैं, उसका ऑडिट भी करवा लें, लाहौर मेट्रो का ऑडिट करवा लें। इनके पास रिसोर्सेज भी हैं, सारा कुछ है, क्यों नहीं करवाते? जो करप्शन है उसको खोल के सामने लेके आए। सर वो तो कह रहे हैं कि नून लीग के दौर में 4 रोया सड़क 37 करोड़ रुपए में बनी, जबकि मौजूदा हुकूमत के दौर में 4 रोया सड़क 17 करोड़ रुपए में बन रही है, और हमारा इनसे मुकाबला किया जाए तो अब तक 3,000 अरब रुपए की बचत की जा चुकी है। मेरा सवाल ये है, शहबाज अगर खाली इनके स्टेटमेंट पे जाएं तो शहबाज तो कहते हैं कि पता नहीं उन्होंने कितने हज़ार अरब रुपए की उन्होंने बचत की है। अच्छा, तो इशू ये नहीं है, इशू ये है कि अगर करप्शन हुई है तो ये उसको नैब में रेफर करें। इसी तरह मैं एक छोटी सी बात कर दूंगा कि ये सर्कुलर रोड जो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं तो सुप्रीम और उन्होंने 1 साल के अंदर बनाने की बात की है, तो मुझे लग रहा है कि अब ये बन जाएगी। चलें, अल्लाह करे जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे सदारती निज़ाम, ये बार बार क्यों ये बहस उठती है और ये सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची, इस बारे में बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला।
सदारती निज़ाम के हवाले से कई दफ़ा बहस छिड़ जाती है, कभी सोशल मीडिया पर हम देखते हैं ट्रेंड्स बन जाते हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए, इसकी बहुत बात की जाती है। इसी तरह से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई और इनमें अहमद रज़ा कसूरी साहब भी थे दरख्वास्त गुजार, लेकिन तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। उसमें कहा है कि जी कोई ऐसा इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास कि जी एक निज़ाम को बदल कर दूसरा निज़ाम लाया जाए। ये कोई तहरीक कोई चलाई जा सकती है, वो कोई पार्टी चलाए, कोई शख्स चलाए, वो तहरीक चलाए और उसको बदलने के लिए वो लेकर आए, क्योंकि सदारती निज़ाम के तहत ही मुल्क में बहुत से नुकसानात हुए, मुल्क टूटा भी। तो ये किस तरह से कह सकते हैं कि हर मसले का हल, यानी बताया गया कि जी महंगाई बड़ी है, करप्शन बहुत है, तो फिर सदारती निज़ाम से किस तरह से मामला हल हो जाएंगे। गुलाम मुफ्ती साहब, सदारती निज़ाम की बात बड़ी होती है, हम देखते भी हैं, फ्रांस में भी हमें नज़र आता है, हम किसी तरह से जर्मनी में भी शायद कह सकते हैं या अमेरिका में तो है, तो कि जी मसला ये आता है कि पार्लियामानी निज़ाम में जो शख्स इलेक्शन जीत कर आएगा आपको उसको काबीना में रखना पड़ेगा, और उन लोगों को पता नहीं होता, यानी अब वज़ीर ख़जाना किसी को लगाना है तो अब वो उसको क्या पता ख़जाने का, वो जाके तो वोट मांगता है, उसको टेक्निकल तो नो हाउ है ही नहीं। इसी तरह से दीगर मामलात में तो प्रेसिडेंट सिस्टम में जो शख्स प्रेसिडेंट बन जाएगा वो भी जमहूरियत के तहत ही बनेगा, उसके पास चॉइस होती है कि वो जिस बंदे को चाहे, जो समझता है कि इस काबिल है, उसको उस चीज़ का इदराक है, उसका बैकग्राउंड है, तो वो एक बेहतर निज़ाम चल सकता है। तो अब ये बहस चलती रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया जी वो इस मामले में नहीं आएंगे। देखिए, बहस सेहतमंद सरगर्मी है, किसी भी मामले पे होनी चाहिए, और लेकिन आईने पाकिस्तान की रूह से अगर आप ये देखें तो पाकिस्तान का एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान का आइन जो है वो पार्लिमानी सिस्टम इसमें राइज करने की बात करता है, और दूसरी बात यह है कि उसमें बुनियादी जो जमहूरियत की बात की गई है कि पाकिस्तान का निज़ाम जो होगा वो जमहूरी होगा, मज़हब इस्लाम होगा, और जो कानून साजी होगी वो इस्लाम के ऐन मुताबिक होगी। तो ये प्रीएम्बल है आईने पाकिस्तान का। मुझे समझ नहीं आती कि वो लॉयर्स जो आईने पाकिस्तान, उनका मौक़िफ़ ये होता है कि सदारती निज़ाम की जमहूरियत होती है, लेकिन उसमें देखिए ना कांग्रेस है जो पार्लियामेंट का मेंबर होगा वो सिर्फ कानून साजी करे, वो दीगर मामलात में ना आए, हुकूमत साजी कर रहा हूँ, वो भी जमहूरियत होती है, लेकिन यहाँ पार्लिमानी निज़ाम की बात की गई है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं की गई है। उसके लिए आपको एक दस्तूर साज असम्बली दोबारा इलेक्ट करनी होगी जो आपसे सवाल करेगी कि ये हम दस्तूर साज असम्बली बनाने जा रहे हैं, वो दस्तूर का फैसला करेगी कि दस्तूर ये होगा या सदारती वो निज़ाम नाफज करेगी, और वो उस हवाले से लोग मैंडेट देंगे उसको, वो फिर फैसला करेगी कि यहाँ सदारती निज़ाम, ये ऐसा तो नहीं है कि ये पेपर है उठा के उलट दिया और यहाँ निज़ाम जो है रेफरेंडम इस तरह का निज़ाम भी आपको पता है होता रहा है, होता रहा है इस तरह का निज़ाम भी, लेकिन उसको वोट दे, वो उसको देखें, उसके लिए ये है कि अदालतें नहीं कर सकती, ये सियासी पार्टियों का काम है कि सिस्टम क्या चलाना है। अदालतें तो जब कोई कू होता है तो अदालत के पास जाते हैं, टिक्का इकबाल केस देख लें, उससे पहले आसमा जलानी केस देख लें, उससे पहले दीगर केसेस देखें तो ये ज़फ़र अली शाह केस देख लें, और सबसे पहले तमीज़ुद्दीन केस देख लें। ये सारे केसेस हैं, वो जाते हैं कि जी हमें लीगल कवर फराहम कर दें, हमने ये कौमी मुफाद में किया है, ये अगर ना करते तो बस बिल्कुल मुल्क गया था। तो उनको लीगल कवर अदालत फराहम कर देती है, लेकिन अदालत इस तरह का सिस्टम राइज नहीं कर सकती। अदालत कहती है कि ये पार्लियामेंट है, आप जाएं पार्लियामेंट में, वहां जाकर रखें बात को, वहां डिबेट कराएं, कमेटी बनाएं, उसके बाद फैसला करें। तो ये काम सियासी पार्टियों का है, ये काम ना अदालत का है, बिल्कुल ठीक है, और ना ये काम जो है अदालत का है। अच्छा बाबू डॉक्टर साहब, ये जो बार बार बहस छिड़ती है, अगर ये फिर ठीक है कोई पार्टी ये नारा लगा दे मुल्क में कि जी हम सदारती निज़ाम के हामी, हम सदारती निज़ाम लाएंगे, और 2/3 अक्सरियत अगर उसको मिल जाती है तो वो मे भी आइन में चेंज कर सकती है। 2/3 अक्सरियत हो तो बिल्कुल आइन को तो बदल सकते हैं। उस्तामा साहब देखें, माजी में अयूब खान, उसके बाद ज़ियाउल हक, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा है, मार्शल रहा है, और सारे इख्तियारात जो थे वो प्रेसिडेंट के पास थे। मुझे एक बात बताएं, भुट्टो साहब सिविल मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर वो भी रहे हैं, याहिया खान के बाद वो भी आए हैं। सर मेरी अर्ज़ सुन लें, उस दौर में कौन सी दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो गई। एक दौर था 1998-99 में, जब नवाज शरीफ साहब जो थे वो भी अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहे थे,
वो भी ये चाह रहे थे कि जनाब मैं इकोनॉमिकली कहा जाता है, ये बहस हमेशा होती है कि जी चाहे वो अयूब खान साहब का दौर देख लें, आप ज़ियाउल हक का देख लें, मुशर्रफ का देख लें, इकोनॉमिकली जो है वो आपको बेहतर नज़र आता है, महंगाई जो है कंट्रोल नज़र आती है किसी भी जमहूरी दौर की निस्बत। ये एक फैक्ट है, ये सबके सामने है। हाँ, उससे मुल्क को नुकसान हुआ, वो एक बिल्कुल अलग है, ना मैं कह रहा हूँ कि बड़ा वो आइडियल सिस्टम है या वो होना चाहिए, ये नहीं कह रहा। उसकी एक वजह है, जब जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर था तो उस वक़्त सारे यूरोप को, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। उस वक़्त अफ़गानिस्तान में जो रशिया के ख़िलाफ़ एक जिहाद चल रहा था, पाकिस्तान उसमें फ्रंट लाइन स्टेट था, सारा यूरोप जो था वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, पाकिस्तान की बैक पे खड़ा हुआ था और वो चाह रहे थे किस तरह से रशिया को शिकस्त हो। इसलिए पाकिस्तान पे डॉलरों की भरमार कर दी गई उस दौर में, और आपको हमें नज़र आया कि जैसे बहुत ज़्यादा खुशहाली आ रही है, और जब ये दौर ख़त्म हुआ उसके बाद सारा कुछ ही ख़त्म हो गया। यही इसी तरह से मुशर्रफ दौर में भी आप देखें कि जब अफ़गानिस्तान के खिलाफ अमेरिका जंग लड़ रहा था नेटो फोर्सेस के साथ, तो पाकिस्तान के सारे कर्जे रीशेड्यूल हो गए, पाकिस्तान को बेतहाशा इमदाद आई और वो एक आर्जी तौर पर सुपरफिशियल सा बूम था। जो ही अमेरिका का वहाँ से जो मकसद है वो मकसद पूरा हो गया, उसने पाकिस्तान को अबेंडन कर दिया। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि क्या बुरे हालात में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने सस्टेन किया है और सस्टेनेबल है। हाँ, जो यहाँ पर जब बादशाह बनता है, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो ये हर बंदा ये चाहता है कि उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हों, वो किसी के सामने जवाबदेह ना हो, ना वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाबदेह हो, ना वो किसी और अदारे के सामने जवाबदेह हो, और उसका जो दिल करे वो करे। तो इसके लिए उसकी ख्वाहिश होती है कि कोई ना कोई एक ऐसी रिफॉर्म्स आनी चाहिए, जैसे 99 में मियाँ साहब चाह रहे थे कि वो भी एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तर्ज का एक इस तरह का सिस्टम चाह रहे थे जिसमें वो किसी के सामने जवाबदेह ना हो। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो भी ये देखते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर तो बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ है, कभी कोर्ट बुला लेती है, कभी कोई बुला देता है, तो उसको इतनी पावर्स दे दी जाए। ये बाबर साहब देखिए, जो सूरत हाल आपको नज़र आती है, अगर आप मौजूदा सिस्टम को देखें और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो सूरत हाल है उनको देखें, ना उनको कोई नैब किसी तरह से कुछ बुला सकती है, ना अभी तक अदालत ने किसी ने तलब किया है उनको, ना उनको अपोजिशन की फिक्र है, ना उनको किसी कोई चीज़ आप बता दें। देखिए वो एब्सोल्यूट पावर्स एंजॉय कर रहे हैं और मजबूरियां उनके पार्लियामेंट में खजाना का मसला बना हुआ है, उनको इलेक्शन करवा पा रहे हैं, साल में एक दफा आ गए नहीं रह सकता, और अलावा 4-5। हाँ ठीक है, बहुत मुझे कहा जा रहा है चूँकि हेडलाइंस का बिल्कुल वक्त हो गया, मेरे पास वक्त बहुत कम है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।